चलिए देखिए, आज हम लोग जो है क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जिनमें हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, वह चीज क्या कहलाएगा जो कुछ स्थान घेरे और जिसका अपना कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। तो पहला का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा पदार्थ होगा। कह रहा है कि द्रव्य क्या है। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल क्या कर रहा है कि द्रव्य क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया सकता। ठीक है, द्रव्य जो है एक प्रकार का पदार्थ है जिसे जो है किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, सहायता से या प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर सवाल कह रहा है कि क्या चीनी एक द्रव्य है। ठीक है, तो हाँ, चीनी क्या हमारा है? द्रव्य है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है? हाँ केवल होगा। ठीक है, हाँ चीनी एक द्रव्य है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ नंबर सवाल हमारा कह रहा है बाबू, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। मतलब कि पदार्थ के जो है जो अलग अलग अवस्था है उसका क्या लिखना, हमको नाम लिखना है। तो देखिए हम लोग जानते क्या है कि पदार्थ की जो है वो 5 अवस्था होती है। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और आपका जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब BEC। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 गो। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीएसी। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है, तो भौतिक अवस्था होती है 3। ठीक है, आपके पदार्थ के जो है वो भौतिक अवस्था पूछा जाए तो भौतिक अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है आपका गैस। तो अगर भौतिक अवस्था पूछेगा तो 3, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की अगर अवस्था पूछेगा तो क्या 5 गो, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था। और एक हमारा होता है BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत, देखिए अधिकृत मतलब होता है घेरना। ठीक है, अधिकृत स्थान क्या कहलाती है? अगर कोई पदार्थ है और वो पदार्थ अगर स्थान जितना कितना घेरती है, उस घेरे हुए स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस घेरे हुए स्थान को बोलते हैं आयतन। ठीक है, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान हमारा क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? अगर जो है 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो जल की अवस्था क्या होगी? तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल होती है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपको जो है द्रव जल की भौतिक अवस्था कैसे होती है? तरल। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव की भौतिक अवस्था ठोस होगा। क्या होगा? ठोस। क्योंकि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है। अगर जो जल है तो जल क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में परिवर्तित होता है? आपको जो है ठोस मतलब बर्फ रूप में परिवर्तित होता है। अगर जो है 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जो है उबलना शुरू करता है। कहने का मतलब वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में जाता है? ठोस अवस्था में। और 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था कैसे रहेगा? तरल रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है अंतरा अनुक स्थान से आप क्या समझते हैं? अंतरा अनुक स्थान से आप क्या समझते हैं? देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान अंतरानुक स्थान कहलाता है। अगर कोई पदार्थ है, मान लीजिए इस प्रकार से, इस पदार्थ के ये सारे कण हैं,
तो ये कणों के बीच का जो स्थान रहेगा, कितने सारे आपके कण पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और इन पदार्थों के कणों के बीच में जो स्थान जो आपको नजर आ रहा है, ये स्थान, ठीक है, ये स्थान ही हमारा क्या कहलाता है, आपका जो है वो अंतरा अनोक स्थान कहलाता है। ये देखिए स्थान है, ठीक है, ये खाली स्थान। तो पदार्थों के कणों के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा अनोक स्थान कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान को क्या कहेंगे, अंतरा अनोक स्थान कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, अंतरा अनोक आकर्षण बल क्या है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच, ये कण है पदार्थ के छोटे छोटे, इन कणों के बीच लगने वाले बल को, जो भी है ये सभी दूसरे से जो है एक बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इन पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, तो बल हमारा कहलाएगा अनोक आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा अनोक आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई ठोस है, ठीक है, इसको अगर ऊष्मा दिया जाए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्राय बढ़ जाती है, ठीक है। अगर जो है ऊष्मा को दिया जाए तो ठोस कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। वह कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी दूषित वायु वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम है प्रसारण, ठीक है। क्या नाम है, प्रसारण, मतलब होता है फैलना, समझ रहे बात को। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, प्रसारण। तो उस प्रक्रिया का नाम प्रसार या प्रसारण है, जिसमें किसी दूषित वस्तु का दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में क्या होती है, फैल जाती है। इसका सही यहाँ प्रसार नहीं, प्रसारण, ठीक है। प्रसारण जो है वैसी प्रक्रिया है, प्रसारण मतलब होता है फैलना, ठीक है। प्रसारण का मतलब क्या होता है, फैलना। तो प्रसारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, जो दूषित वस्तु होता है, उसका दुर्गंध जो है चारों दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, मतलब प्रसारित होता है, फैल जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, प्रसारण। प्रसार गलती लिखा गया यहाँ पर, सही आंसर क्या होगा, प्रसारण। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाता है, ठीक है। जल की अगर थोड़े से मात्रा है, आप उसको फर्श पर क्या करिएगा, गिरा दीजिएगा, तो वो आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, फैलने लगेगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि द्रव में जो है वो आपका बहाव का गुण पाया जाता है, ठीक है। द्रव में किसका गुण पाया जाता है, बहाव का। देखिए कह रहा है कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वो फर्श पर फैलने लगती है, क्योंकि द्रव पदार्थों में बहने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, कि द्रव पदार्थ क्या होते हैं, फैलते हैं, बहाव में होता है, जिसके कारण वो फर्श पर गिरते हैं, एक जगह से कहां चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। तो आपसे कोई सवाल पूछे कि अगर हम पानी को फर्श पर गिरा दें तो जल जो है एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, क्यों, क्योंकि जो है द्रव्य में क्या होता है, जल में क्या होता है, आपका जो है वो बहाव का गुण पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल, देखिए 13 नंबर आपके सामने सवाल है, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा, ठीक है। आपको दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस और एक आपको दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है कि कौन सा ताप पर जल का वाष्पन अधिक मात्रा में होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पन अधिक होगा, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्पन अधिक होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर ज्यादा तापमान पर वाष्पन की दर ज्यादा होती है, ताप बढ़ता है तो वाष्पन की प्रक्रिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल का वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ने पर जल का वाष्पन की दर क्या होता है, बढ़ता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई द्रव है, ठीक है, द्रव के जो है, ठीक है, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर करा कि वायु का दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द्रव के क्वथनांक पर वायु का क्या दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि वायुमंडलीय दाब बढ़ेगी, ठीक है, मतलब वायु का दाब बढ़ेगा, तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने के साथ साथ द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये आंसर लिखा हुआ है कि वायु का दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। तो कमरा के ताप से क्या रहना चाहिए, कम दिया गया है। बताइए पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। तो पदार्थ तरल अवस्था में, ठीक है, वो कमरे के ताप से भी कम है, तो पदार्थ कौन सा अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तरल अवस्था। ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखना है कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, तो बताइए पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, तो क्या आपका है, तरल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा आपको किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा लिखें। ठीक है, तो आपको द्रव्यमान की परिभाषा पूछा है। तो द्रव्यमान हम लोग किसे कहते हैं, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई हमारा जो है ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, इस निश्चित ताप को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमाप कहते हैं। देखिए आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ताप को क्या कहते हैं, द्रव्यमाप कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो है ठोस का द्रव में बदलना आपका कहलाता है द्रवण। क्या कहलाएगा, द्रवण। और जिस निश्चित ताप पर वो होगा, उस ताप को क्या कहेंगे, द्रव्यमाप कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो कह रहा आंसर कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो वह बर्फ का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अगर जो है जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, तो वह क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और आप लोग को एक चीज हम बता दे बाबू, ठीक है, बर्फ जमता भी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब बर्फ पिघलता भी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। पिघलता, पिघलता भी कितना पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जमता भी कितना पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, तो पिघलेगा कितना पर भी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो बर्फ जो है पिघलता भी 0 पर है और जमता भी कितना पर है, 0 पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। अगर हम गैस को क्या कर दें, ठंडा कर दे, तो क्या होगा। तो कह रहा है कि गैस को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे कणों का जो है गमन धीमी हो जाता है और वे एक दूसरे से अधिक आते हैं, निकट आ जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर गैस को ठंडा किया जाए तो वो हमको संपीड़ित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपीड़ित। डायरेक्ट आप इसका आंसर इतना ना लिख के आप एक वाक्य शब्द में दे सकते हैं कि अगर जो है गैस को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपीड़ित, पूरा का पूरा सिकुड़ जाएगा। समझ रहे बात को बाबू। या आप ये भी लिख सकते हैं कि गैस को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे कणों का जो है गमन धीमी होता है, गमन नहीं कर पाती इधर उधर, और वे एक दूसरे के क्या होते हैं, अधिक निकट आ जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को क्या कर दें, गर्म, तो क्या होगा। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो सीधे जो है वाष्प में परिवर्तित होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो सीधे किस में बदल जाएगा, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें उधर पातन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सामने लिखा हुआ कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो कह रहा है आंसर में अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, गर्म,
तो सीधे किस में बदल जाएगा, गैस में। अर्थात उसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, उदर्भपातन। उदर्भपातन। आपसे पूछेगा कि अमोनियम क्लोराइड में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है, उदर्भपातन प्रक्रिया। आप उसे गर्म करिएगा तो सीधे किस में बदल जाएगा, आपको गैसीय अवस्था में। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। अगर पदार्थ का चौथा अवस्था रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। समझ गए बात को, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहेंगे, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और आपसे अगर ये पूछ दे कि हमारा जो है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की कितनी अवस्था होगी, 3 अवस्था होगी, ठोस, द्रव और कौन आपका, गैस। चलिए देखिए, कह रहा है आपको सामने कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं, तो पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। अब पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है, तो पदार्थ का आपको बताएं कि 5 अवस्था होती है, लेकिन अगर जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था पूछेगा तो 3 होता है, ठोस, द्रव और क्या आपका, गैस। ठीक है, अब पदार्थ के चतुर्थ अवस्था पूछा है तो क्या आपका होगा, प्लाज्मा अवस्था होगा। अब देखिए 21 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। ठीक है, आप किस वजह से गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, गैस जो है एक जगह सिमट सकता है पर द्रव नहीं। क्यों, क्योंकि गैसों के बीच अंतराण्विक स्थान क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। पूरा रहेगा इस प्रकार से, मान लीजिए गैस का है, इसका कण रहेगा पूरा दूर दूर, आप आसानी से उसको जो है संपीड़ित कर सकते हैं। अगला सवाल है कि उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में की जा सकती है। तो आपका कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कर आगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में इसका ताप क्या होगा। तो देखिए केल्विन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहे उसको में आप 273.15 जोड़ दीजिए। ठीक है, सेल्सियस में क्या जोड़ दिए, 273.15। अब देखिए सेल्सियस कितना दिया गया है, 35, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 पॉइंट कितना हो जाएगा, 15 जोड़ दीजिए। 5 दिन कितना हो जाएगा, 8, 7 दिन कितना, 10, 2 कितना हो जाएगा, 3 और 1 और कितना आपका 5, तो 308 पॉइंट कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है, क्या यह जल शुद्ध है, तो नहीं। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 102 है कहने का मतलब ये आपका शुद्ध जल नहीं है, तो 24 का आंसर डायरेक्ट क्या होगा, नहीं होगा। करा उबालते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों, क्योंकि भाप का जो है, क्योंकि जब भाप जब बनता है तो भाप जो है उबलते पानी से ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, भाप की जो ऊर्जा होगा, भाप का जो ताप होगा, ठीक है, उबलते पानी की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, भाप का ताप या भाप की ऊर्जा उबलते पानी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए जो है वह अधिक मात्रा में क्या करता है, जलन पैदा करता है। कह रहा 26 नंबर क्वेश्चन, क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है, तो नहीं। ठीक है, अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्पन नहीं कहा जा सकता, वाष्प नहीं कहा जा सकता। वाष्प हमेशा किसका बनता है, द्रव का बनता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 27। एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अवस्था मतलब ठोस से बन जाएगा गैस, गैस से बन जाएगा द्रव, तो उसको बोलते हैं अवस्था में क्या होना, परिवर्तन। तो आपका पदार्थ कौन है, बर्फ लिखिए, जल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल से भी हम क्या बना सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। ठोस हमारे क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। समझ रहे बात को। और इसी जल को अगर हम जो है वाष्प करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो वह पदार्थ आपका कौन है, जल है या बर्फ है, दोनों सेम टू सेम है, जिसको हम गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में कर सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता होता है, तो ईथर का वाष्पन अधिक तीव्रता होगा। ठीक है, आपका जो एल्कोहल और ईथर में सबसे जल्दी वाष्प कौन बनेगा, तो बनेगा आपका ईथर। आपका 28 अति लघु थे बाबू, जो आपके पूरा का पूरा खत्म हो गए। कल हम लोग जो है
लेसन नंबर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। यदि आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको जो है लग रहा है कि लिखा हुआ सटीक आंसर है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।